अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारा क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। तो हमें जो है ये डायमेंशंस गिवन है, यानी कि ट्राइंगल ABC जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल C जो है वो उसमें 90 डिग्री का है, और A जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, और C जो है वो 4√2 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है जैसे कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, और C एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो लिहाजा हमने, चूंकि ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा छोटा सा, ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने सबसे पहले क्या काम करना है कि कैपिटल C जो है यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो जब हम कैपिटल C मेंशन कर देंगे तो इसके ऑपोजिट साइड पे जो ऑपोजिट की जो साइड होती है इस एंगल की, जो कि 90 डिग्री है, इसकी जो ऑपोजिट साइड होगी इसे हम स्मॉल C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप बात ज़हन नशीन कर लें कि जहाँ पे हमने कैपिटल C लिखा है, ये एक एंगल है जो कि 90 डिग्री का है, इसके ऑपोजिट की जो साइड होगी उसे हमेशा हमने स्मॉल C से लिखना है। यानी अपर केस में एंगल्स आएंगे, वर्टाइसेस आएंगे, और लोअर केस में साइड्स आएंगी। ये आप ज़हन नशीन कर लें। और A और B को किसी भी साइड पे आप जो है लिख सकते हैं, आप परपेंडिकुलर में भी लिख सकते हैं और बेस में भी लिख सकते हैं। अब चूंकि A जो है, चूंकि ये स्मॉल a है, इस पर आपने फोकस करना है कि ये लोअर केस में है, तो A = 4 सेंटीमीटर है, तो आपने साइड को हमेशा लोअर केस में लेना है। तो चूंकि यहाँ पे A 4 सेंटीमीटर है, तो A को हम जो है A = 4 लिख देंगे। अब चूंकि इस साइड का जो ऑपोजिट एंगल बनता है ये बिल्कुल यहाँ पे बनता है, इस एंगल का ऑपोजिट साइड जो है वो A = 4 है, और A का जो कि स्मॉल a है, इसका ऑपोजिट एंगल जो है यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे हमने इसको कैपिटल A में लिखना है हमेशा। तो ये कैपिटल A किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो जो पीछे बच रहेगा वो होगा C। तो C = 4√2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी C को मेंशन किया हुआ है, तो C की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे पुट कर लेनी है। तो C = 4√2। तो हमने इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन की इनपुट देनी है राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल एज सच क्वेश्चन के अंदर जो है इसकी डायग्राम मौजूद नहीं होगी, लेकिन आपको खुद बना लेनी है राइट एंगल ट्राइंगल जो है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपने इस तरीके से इसके अंदर वैल्यूज इनपुट दे देनी। अब हम चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है। AC लाइन की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस हमें ये थीटा फाइंड करना है, और ये जो थीटा है इसे भी हमें फाइंड कर लेना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और इसे हम सॉल्व करके जो डायमेंशंस रह गई हैं उन्हें हम सॉल्व करके फाइंड कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें AC फाइंड करना है, यानी AC की जो डिस्टेंस है, जो लाइन की मेजरमेंट है वो फाइंड करनी है। तो सिंस दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हम जो है इसको क्या लिखा करते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर्ड इज इक्वल टू बेस स्क्वायर्ड प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनियस जो है, सबसे बड़ी साइड जो है वो हाइपोटेनियस कहलाती है, और वो है हमारे पास C। और इसको अल्टरनेटिवली हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि C² इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे A और B की वैल्यूज़ हैं। B यहाँ पे जो है हमने इसको फाइंड करना है, और A क्या है हमारे पास 4 है, और B की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A² प्लस B²। इसको अल्टरनेटिवली मैंने इसलिए लिखा कि हमारे पास यहाँ पे जो साइड्स हैं वो A, C और B हैं, जबकि एंगल जो है वो है 90 डिग्री C। तो अब हम इसकी जगह पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो C हमारे पास है 4√2, तो C की जगह पे 4√2 लिखेंगे, और इसका हम जो है होल स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू A की वैल्यू यहाँ पे हमें मेंशन है वो है 4, तो यहाँ हम 4 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और B का स्क्वायर हम एज इज लिख देंगे क्योंकि हमें B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम चलते हैं इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर जो है 16 होगा, और चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है √2 से, तो √ जो है इसके स्क्वायर से ख़त्म होगा, यहाँ पे जस्ट हमारे पास 2 ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे डॉट की जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन भी पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 4² जो है वो 16 रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास रहेगा B²।
216 टाइम्स जो है वो 32, और 16 जो है इस लेफ्ट हैंड साइड पे आके -16 रहेगा, और ये इक्वल हो जाएगा b स्क्वायर के। अब जो है हम इक्वेशन के दोनों तरफ रूट ले लेंगे। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये b स्क्वायर है, इसका भी हमने रूट ले लेना है, इसका भी हमने जो है वो रूट ले लेना है, और ये इक्वेट करेंगे 32 - 16 जो है, तो 16 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमने 16 का भी रूट ले लेना है। फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू रहेगी, और ये इक्वल होगा 4 के। इसका ये मतलब हुआ कि b जो है इसकी डायमेंशन जो है वो 4 है, b इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स हम जो है थीटा फाइंड करने जा रहे हैं, यानी a पर जो भी एंगल बन रहा है हमने उसको फाइंड करना है। तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा सकते हैं, क्योंकि हमने हमारे पास ये तीनों डायमेंशंस मौजूद हैं। AC इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने, चूँकि ये a वर्टाइस है तो इसको हम b कहेंगे, और c को ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं। तो हमें ये जो b के ऊपर जो थीटा है, जो अननोन डिग्री, इसे भी फाइंड करना है। तो दोनों थीटाज जो है वो tan के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी फाइंड हो सकती हैं, कोसाइन से भी और साइन से भी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सा फार्मूला लगाना है। हमारा आंसर हर सूरत जो है वो वही आएगा जो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम यूज़ करें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो है tan थीटा यूज़ करते हैं। तो tan थीटा की जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, वो होती है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने याद रखना है, वरना नहीं तो हम एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो है हमारे पास साइन थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, और जो तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास चूंकि जितने भी डायमेंशंस हैं वो हमारे पास नोन है, हमें मालूम है, यानी c इज इक्वल टू 4√2 है, a इज इक्वल टू 4 है, और b इज इक्वल टू 4 है। तो लिहाजा इन तीनों में से कोई भी आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने के बाद थीटा फाइंड कर सकते हो a और b का। तो अगर मैं चाहूँ तो tan थीटा से भी फाइंड कर सकता हूँ। तो tan लिखेंगे हम, tan थीटा के ज़रिए से भी फाइंड हो सकता है। तो थीटा चूँकि अननोन है, हमने a की जगह पे जो थीटा है वो फाइंड करना है, तो इसे हम थीटा ही रहने देंगे। तो राइट हैंड साइड पे ये जो साइन थीटा है, ये रिमेंबर आप याद रखें कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि साइन थीटा यूनिट सर्कल में y के इक्वल होता है, यानी परपेंडिकुलर के होता है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ कि साइन थीटा इक्वल होता है y एक्सिस के, और y जो है वो परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। तो हमने साइन थीटा की जगह पे परपेंडिकुलर को लिख लेना है। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा। तो कोसाइन थीटा को भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में एलेबोरेट किया था कि कोसाइन थीटा जो है ये x के इक्वल होता है। यूनिट सर्कल में ये यूनिट सर्कल के मेजर्स हैं, यानी यूनिट सर्कल के मेजर्स इस तरीके से हैं कि इसमें हाइपोटेन्यूस जो है हमेशा 1 रहता है। तो कोसाइन थीटा इज इक्वल टू x, और x जो है वो बेस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने कोसाइन थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू यानी बेस को पुट करना है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और थीटा फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे tan थीटा लिखेंगे एज इज, और दिस इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर हमने वो लेना है जो थीटा के ऑपोजिट लाइन होती है। याद रखें परपेंडिकुलर हमेशा BC ही नहीं रहता, वो AC परपेंडिकुलर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर कहाँ वाक़ है। आपने हमेशा याद रखना है कि थीटा के जो थीटा हम फाइंड करने जा रहे हैं, जो एंगल हम फाइंड करने जा रहे हैं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो लाइन होगी इसे हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर हम बी थीटा फाइंड करने के लिए जा रहे हैं तो इसके ऑपोजिट लाइन जो है वो AC है, तो उस सूरत में AC परपेंडिकुलर होगा। तो ये कोई पक्की बात नहीं है कि हमारे पास ये जो वर्टिकल लाइन है वही परपेंडिकुलर हो, हमारे पास AC लाइन भी परपेंडिकुलर हो सकती है। तो इस थीटा जो हम फाइंड करने जा रहे हैं इसकी ऑपोजिट लाइन जो है वो है BC, तो लिहाजा BC ही परपेंडिकुलर होगा। मैं यहाँ पे इसको मेंशन करता चलता हूँ कि BC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है जो कि है 4, और ये डिवाइडेड बाय जो है बेस के है। तो बेस हमारे पास कितनी है? बेस भी हमारे पास 4 है, हमने कैलकुलेट की थी। तो यहाँ लिहाजा यहाँ पे हम जो है 4 लिखेंगे,
और चूंकि ये 4 से कट के 1 रह जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि tan जो है राइट हैंड साइड पे आके ये हो जाएगा इन्वर्स, tan इन्वर्स। और चूंकि ये 4 से कैंसिल हो चुका हुआ है तो लिहाजा ब्रैकेट में हम 1 लिखेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने कुछ इसको एक्सप्रेशन की शक्ल में लेके आना है। अब हम जो है इसको कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर पे। तो हमारे पास यहाँ पे है tan इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय 1, तो हमने शिफ्ट प्रेस करना है और tan को प्रेस करने के बाद 1 प्रेस करना है, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, तो इसका आंसर आएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा जो हमारे पास निकल के आया है वो होगा 45 डिग्री। यानी हमने किसका थीटा फाइंड किया, ए वर्टाइज का थीटा फाइंड किया, तो ये है 45 डिग्री। तो यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि 45 डिग्री के ऑपोजिट कौन सी लाइन है, ए लाइन है। इसकी कितनी मेजरमेंट है, 4। तो यही 4 मेजरमेंट जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 4 मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट अगर सेम हो तो इनके ऑपोजिट डिग्रीज भी सेम होती हैं। तो लिहाजा अगर यहाँ पे 4 हमने कैलकुलेट किया है तो इसकी ऑपोजिट हमने जो है वो जो थीटा गिवन होगा ये भी जो है 45 डिग्री का ही होगा, ये भी 45 डिग्री का ही बनेगा, क्योंकि इसके ऑपोजिट भी जो लाइन है वो 4 मीटर की है, 4 सेंटीमीटर की है, और BC लाइन भी जो है वो भी 4 सेंटीमीटर है, इसके ऑपोजिट भी जो है वो 45 डिग्री है। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। तो अब जो है अगेन मैं tan थीटा का फार्मूला लगाता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे वैल्यूज पुट करने के बाद कि tan थीटा हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू, अब यहाँ पे काबिल गौर बात यह है स्टूडेंट्स के परपेंडिकुलर अब चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने ये वाला थीटा फाइंड करना है, तो इस थीटा के ऑपोजिट जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू जो है परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर की जगह में 4, और बेस जो है हमारे पास, अब ये जो लाइन है BC लाइन ये बेस बन जाएगी उस सूरत में, क्योंकि इस थीटा के एडजेसेंट लाइन जो होती है, ये थीटा है हमारे पास, इसकी एडजेसेंट लाइन जो है वो BC है, तो इसे हम बेस कहेंगे। तो अब बेस जो है हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे हम 4 को मेंशन करेंगे, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, ओनली हमारे पास 1 रह जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan जो है राइट हैंड साइड पे आके इन्वर्स हो जाएगा, तो tan टू द इन्वर्स, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 ब्रैकेट में। तो हमारे पास वही आंसर आया था जो यहाँ पे tan इन्वर्स 1 का आंसर आया था, जो कि है 45 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास b भी जो है वो भी 45 डिग्री है। अल्टरनेटिवली हम अगर tan यूज़ नहीं करना चाहते तो साइन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जितनी भी डायमेंशंस हैं ट्राइंगल की ये गिवन है, 2 गिवन थी और एक को हमने कैलकुलेट किया था, लिहाजा साइन थीटा भी अप्लाई कर सकते हैं और कोसाइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था इसका जो है कॉन्सेप्ट, और इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की तरफ। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो है मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है और इसे हमें सॉल्व करना है इन पैरामीटर्स की मदद से। तो पैरामीटर्स क्या गिवन है पार्ट 2 में कि एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है और वो है PQR। तो PQR स्टूडेंट्स हमने इस तरीके से नहीं डालना, P टाइम्स Q और R, ये हमारे पास काम गलत हो जाएगा। इस तरह हमने बिल्कुल भी इसको जो है डिपिक्ट नहीं करना, ये अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स हमने इसको डिपिक्ट करना है। तो पैरामीटर्स हैं हमारे पास कि Q जो है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, यानी ये बॉक्स जो है 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, जो जहाँ पे 2 लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे जो है Q होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास Q होना चाहिए। और फिर इसके बाद जो एंगल P है वो है 60 डिग्री। तो आप चाहें तो 60 डिग्री यहाँ पे बना लें या आप 60 डिग्री जो है यहाँ बना लें, आपकी ये मर्ज़ी होगी कि आप कहीं भी 60 डिग्री को जो है किसी भी वर्टाइस पे एंगल दे सकते हैं 60 डिग्री का। सिर्फ आपको ये करना है कि जहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे जो भी इसके नेम होगा वो नेम आपने यहाँ पे पुट करना। तो लिहाजा ये जो एंगल P है मैं चूज़ करता हूँ कि ये एंगल P है, और यहाँ पे ये जो आर्क है, जो अननोन डिग्री है वो है 60 डिग्री, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये 60 डिग्री है। तो PQ जो है वो 4√3 है, तो ये PQ है हमारे पास। इसे हम, इसकी जो डायमेंशन है क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है 4√3। तो ये अगर PQ है तो ये हमारे पास जो है ये R एंगल होगा, ये है R एंगल। तो जब इस तरीके से हमने पैरामीटर्स जो हैं फिक्स कर दिए हैं इस ट्राइंगल पे, तो अब हमने जो है
डायमेंशंस भी फाइंड करनी है कि इसकी डायमेंशन क्या है, यानी इसकी लंबाई क्या है हाइपोटेन्यूज की, और हमें जो है ये वाला एंगल भी फाइंड करना है, आर एंगल क्या है। इसके साथ साथ हमें जो है ये इस लाइन का भी जो है मेजरमेंट जो है वो फाइंड करनी है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने पैरामीटर्स को ट्रायंगल के ऊपर ठीक तरीके से जो है प्रॉपर्ली जो है इनपुट दिया है। तो फिर उसके बाद जो है हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पी क्यू की जो है डायमेंशन गिवन है जो कि है 4√3, और इसके साथ ही जो है ये एंगल भी गिवन है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के साथ जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं एडजेसेंट लाइन, इसे एडजेसेंट लाइन कहते हैं। इसके ऑपोजिट जो लाइन होगी वो होगी आर क्यू। तो ऑपोजिट लाइन को हम जो है परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो थीटा के याद रखें हमेशा, थीटा के यहाँ डिग्रीज जहाँ पे भी आपको गिवन होंगी इसकी ऑपोजिट लाइन जो होगी वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी, और डिग्री के जो एडजेसेंट लाइन होगी यानी पी क्यू वो हमेशा बेस होती है। तो हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये tan थीटा की वैल्यू होती है बेसिकली। tan थीटा जो है इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा। तो ये बेसिक इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। लेकिन अगर हम इसको यूनिट सर्कल में देखें तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के इक्वल होता है, और कोसाइन थीटा जो है यूनिट सर्कल में बेस के इक्वल होता है। तो लिहाजा हम साइन थीटा और कोसाइन थीटा की जगह पे परपेंडिकुलर और बेस को लिखेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी जो है इसको मेंशन किया था कि कोसाइन थीटा क्यों बेस के इक्वल होता है, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो एक्स एक्सिस से होता है। तो हमारे पास ये जो लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होती है, और ये जो लाइन होती है वाई एक्सिस होती है। तो वाई एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर होता है और एक्स एक्सिस जो है वो बेस होती है। तो इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को हम यूज़ करेंगे और आर क्यू जो है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे हम। तो परपेंडिकुलर में हमारे पास अगेन हम जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि tan थीटा की जगह पे हमने 60 डिग्री लिखना है, ये तो गिवन है क्वेश्चन में, और tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पे हमने क्यू आर लिखना है। तो परपेंडिकुलर जो है हमारे पास क्यू आर है, इसे हमने फाइंड करना है डिवाइडेड बाय बेस। तो बेस क्या है हमारे पास 4√3, तो यहाँ पे हमने 4√3 को इनपुट देनी है 4√3। तो अब जो है हम इसे सॉल्व करेंगे और 4√3 जो है वो tan 60 से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो क्यू आर की डायमेंशन क्या निकलेगी हमारे पास, हम इसको मेंशन कर देते हैं कि 4√3 मल्टीप्लाइड बाय tan 60। तो इसे जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने ये जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है इस पर इनपुट किस तरह देनी है कि हमारे पास है 4√3, तो जस्ट आपने 4 पंच करना है और √3, और इससे आपने बाहर निकलना है अंडर रूट से। तो कर्सर का इस्तेमाल करेंगे, कर्सर को प्रेस करेंगे तो कर्सर आगे की तरफ चला जाएगा। फिर उसके बाद आपने tan 60 को प्रेस करना है, tan और 60 प्रेस करना है, तो हमारा आंसर आएगा 12। तो क्यू आर जो है वो 12 के इक्वल है, हमारा आंसर जो है वो 12 आ रहा है। तो यहाँ पे आपने इसको मेंशन कर देना है क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। चूँकि हमें क्वेश्चन सेंटीमीटर्स में गिवन है तो हमने सेंटीमीटर में ही आंसर निकालना है। तो हमारे पास ये क्यू आर जो है इसका आंसर आया है 12 सेंटीमीटर, तो हमने आंसर को इस तरीके से मेंशन कर देना है। तो अब जो है दो चीज़ें रह गई हैं फाइंड करने के लिए, एक हाइपोटेनियस जो कि पी आर लाइन है, और एक जो है हमारे पास ये जो आर की जो थीटा है डिग्रीज वो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम पी आर लाइन जो है इसकी डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। तो जैसा कि ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर्ड इज इक्वल टू बेस स्क्वायर्ड प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड। तो ये इक्वेशन होती है हमारे पास। तो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है हम पी आर यानी हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे। तो हाइपोटेनियस की जगह पे हमने लिखना है पी आर, क्योंकि ये लाइन हमें फाइंड करनी है और इसका हमें ले लेना है स्क्वायर, और फिर इक्वालिटी का साइन ड्रॉ करने के बाद आपने बेस का स्क्वायर लेना है। बेस हमारे पास क्या है, वो लाइन जो एडजेसेंट हो डिग्री के वो बेस कहलाती है। तो आपने बिल्कुल इसको स्ट्रिक्टली लेना है कि यहाँ पे अगर एंगल गिवन है तो इसकी
जो जहाँ पे एंगल बन रहा है वो बेस कहलाती है, इसे हम एडजेसेंट लाइन कहते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे थीटा बन रहा है, जैसे कोई भी अगर थीटा है यहाँ पे अगर 30 डिग्री है, तो उस सूरत में फिर क्यू आर लाइन जो होगी वो बेस होगी और पी क्यू लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होगी। क्योंकि मैंने आपको रूल एक बताया है, वो ये कि थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट जो लाइन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अगर हमें आर थीटा फाइंड करना है तो इसका ऑपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और क्यू आर जो है वो क्यू आर लाइन जो है वो बेस हो जाएगी उस सूरत में। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे बी स्क्वायर है, तो यानी बेस का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास बेस जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है 4√3। तो यहाँ पे हमने 4√3 का होल स्क्वायर ले लेना है, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और परपेंडिकुलर जो है हमारे पास वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है वो है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर को पी की जगह पे लिखेंगे तो 12 का हम कर लेंगे स्क्वायर। अब साथ ही हम इसको सॉल्व करके पी आर जो लाइन है इसकी डायमेंशन फाइंड कर लेंगे कि इसकी कितनी मेजरमेंट है। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में पी आर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर जो है वो 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 है और √3 जो है इसका रूट जो है स्क्वायर से ख़त्म होगा और ये मल्टीप्लाई होगा 16 से, 3 मल्टीप्लाइड बाय 16। तो इस तरीके से हमने इसका स्क्वायर ख़त्म कर लिया और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने 12 का स्क्वायर ले लेना है। तो 12 का स्क्वायर जो है 144 होता है। हम इसे कैलकुलेट करके भी दिखा देते हैं कि 12 अगर स्क्वायर कर लें तो इसका आंसर है 144। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 144 लिखना है और इसे जो है हम स्क्वायर रूट में इंक्लोज कर लेंगे। स्क्वायर रूट में इसलिए इंक्लोज कर लेंगे कि हमने पी आर के ऊपर जो होल स्क्वायर है इसे हमें रिमूव करना है, तो इसीलिए हमने दोनों तरफ का अगर रूट लेना है तो स्क्वायर से इसका रूट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और दूसरी तरफ जो है रूट रहेगा। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पी आर की जो वैल्यू है वो निकलेगी इज इक्वल टू 16 टाइम्स 3 जो है हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो है हमारा आंसर है 48। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 48 और प्लस 144 और इसे जो है हम स्क्वायर रूट में रखेंगे और इसे जो है हम स्क्वायर रूट में रखेंगे। 48 प्लस 144 जो है इसका आंसर आएगा 192 और 192 का अगर हम रूट ले लेते हैं, जैसे कि हम अभी रूट लेने जा रहे हैं, आपको ये बटन प्रेस करना है रूट का और इसमें आंसर जो है जो हमने निकाला था ये इनपुट देनी है और इसका आंसर जो है वो 8√3 आएगा। तो पी आर जो है पी आर लाइन इज इक्वल टू 8√3। तो यहाँ पे जो है आपको इसे मेंशन करना है कि हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आता है 8√3। तो अल्टरनेटिवली अगर इसका आंसर चेक करना हो तो 8√3 जो हमने आंसर निकाला है इसमें आपको ये बटन जो है पुश करना पड़ेगा SD का, यानी डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसको। तो डेसिमल में 13.86 हमारा आंसर आता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 13.86 सेंटीमीटर है। तो इसे भी हम जो है इसी के साथ मेंशन कर देंगे। अगर हमें इसको डेसिमल में दिखाना है, अगर सर्च में हमें नहीं इसका आंसर जो है सर्च में अगर नहीं चाहिए तो हम इसको डेसिमल में भी दिखा सकते हैं कि 13.86 जो है हमारा ये इसका आंसर। अब लास्ट में स्टूडेंट्स हमें आर थीटा अगर फाइंड करना है तो इसके 2-3 तरीके हैं। 3 तरीकों से तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज से हो जाएगा। चौथा तरीका ये है कि चूँकि ट्राइंगल 180 डिग्री का होता है तो 180 डिग्री में से आप माइनस कर देते हो 60 डिग्री को और इस 90 डिग्री को भी आप जो है माइनस करना है, इसे भी आप माइनस कर देते हो। तो इसे हम जो है 60 प्लस 90 लिखने के बाद 180 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 180 माइनस 90 डिग्री एंड माइनस 60 डिग्री, तो हमारा आंसर आएगा 30 डिग्री। तो ये हमारे पास जो है 30 डिग्री आर थीटा निकल के आ रहा है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको tan थीटा की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि tan थीटा है हमारे पास tan। अब चूँकि हमने इसका थीटा फाइंड करना है, ये अननोन डिग्री होगी और हमने इसको फाइंड करना है तो इसे हम थीटा रहने देते हैं। तो tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो मैंने आपको बताया था कि उस सूरत में जहाँ पे अगर हम थीटा है, थीटा के ऑपोजिट जो लाइन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है और थीटा के एडजेसेंट लाइन जो होती है यानी क्यू आर, ये बेस कहलाएगी फिर उस सूरत में।
तो टेन थीटा अगर आपने फाइंड करना है आर थीटा के ऊपर, तो इसकी ऑपोजिट लाइन जो है वो परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 4√3, तो परपेंडिकुलर की जगह पे हमने 4√3 लिखना है और डिवाइडेड बाय 12 से हमने डिवाइड कर देना है, चूँकि ये बेस हो जाएगी इस सिचुएशन में, ये जो है बेस हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे 12 से इसको डिवाइड करना है और tan जो है ये दूसरी तरफ आके, ये tan जो है दूसरी तरफ आके इन्वर्स होगा और इस तरीके से हम थीटा फाइंड कर लेंगे। तो tan थीटा इज़ इक्वल टू tan इन्वर्स, इसकी पावर -1 होगी और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखना है 4√3 डिवाइडेड बाय 12। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेटर पे इनपुट देनी है और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है थीटा की। तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसे। तो इसे इनपुट देने का तरीका ये है कि tan इन्वर्स पहले लेके आएंगे, तो शिफ्ट प्रेस करने के बाद tan को प्रेस करेंगे तो tan इन्वर्स आ जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो है फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का बटन प्रेस करेंगे, फिर 4 और फिर √3, कर्सर से फिर नीचे आएंगे और 12 इनपुट देंगे और इस ब्रैकेट को हमने क्लोज कर लेना है। तो हमारा आंसर 30 आता है। तो थीटा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये एक दूसरा तरीका है थीटा फाइंड करने का। और ट्राइंगल में अगर आपको 2 एंगल्स गिवन हो तो थर्ड एंगल आप इस तरीके से फाइंड कर लेते हो माइनस करने के बाद। तो ये था हमारा पार्ट 2। आई होप कि आपको इसकी जो है अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं और सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। तो हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाई हुई है और हमारे पास ये कुछ पैरामीटर्स गिवन है और ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में है कि एक PQR ट्राइंगल है जिसका एक वर्टाइस जो है यानी R एंगल वो 90 डिग्री है। तो जैसे ही आप अगर इसे देखते हैं तो आपने सिंपली क्या करना है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टाइस है यहाँ पे आपने R को लिख लेना है, क्योंकि R के ऊपर ही 90 डिग्री है। तो ये बॉक्स जो है ये 90 डिग्री को शो करता है। तो ये हमारे पास जो है ये 90 डिग्री होता है। और बाकी के जो पैरामीटर्स हैं वो PR 8 मीटर है और RQ जो है वो भी 8 मीटर है। तो आप जो है P से जब स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपने P लिखना है और PR चूँकि हो चुका है तो यहाँ पे हमारे पास Q आएगा। तो PR की जो मेजरमेंट है वो है 8 मीटर। तो 8 मीटर को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और RQ जो है वो भी 8 मीटर है। तो ये RQ जो है हमारा 8 मीटर हो जाएगा। तो बाकी की डायमेंशन जो है वो PQ है। तो PQ हमें जो है वो फाइंड करनी है, PQ फाइंड करनी है। और इसके साथ साथ हमने ये एंगल्स जो हैं P एंगल और Q एंगल, ये दोनों एंगल्स जो है हमने फाइंड करने हैं। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम चलते हैं और P एंगल जो है फाइंड करते हैं। तो P एंगल जो है हम अभी सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो P एंगल के लिए हमारे पास जो है हम tan का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी मदद से हम P एंगल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि tan जो है ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस को डील करता है। इन दोनों लाइंस को डील करने वाला टेंजेंट है tan। तो एंगल P हमने चूँकि फाइंड करना है, तो tan का जो रेशियो है इसकी वैल्यू होती है tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर जो है यूनिट सर्कल में y एक्सिस होता है और साइन थीटा होता है, और बेस जो है यूनिट सर्कल में x एक्सिस होता है और ये कोसाइन थीटा होता है। तो इसे हम कंटिन्यू करते हैं और सॉल्व करते हैं कि क्या हमारे पास थीटा आएगा। तो अगेन हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे कि tan, अब थीटा जो है हमें फाइंड करना है, इसको थीटा ही रहने देंगे, इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है हमारे पास अगर हमें P एंगल फाइंड करना हो तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर कहलाता है। एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो 8 है। तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम 8, और चूँकि बेस भी जो है हमारे पास 8 है तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो बेसिकली हमारे पास जो है tan थीटा इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स tan जो है राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो थीटा इज़ इक्वल टू tan जो है अब इन्वर्स हो जाएगा, tan टू दी -1, tan की पावर -1 हो जाएगी, और ये 1 का हमने टेंजेंट निकालना है। तो इसे जो है हम
कैलकुलेट कर लेंगे। तो वैसे इसका आंसर जो है 45 डिग्रीज आएगा, लेकिन हम अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना चाहें तो कुछ इस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे कि शिफ्ट प्रेस करने के बाद 10 प्रेस करेंगे और तो 10 इन्वर्स की ऑप्शन आ जाएगी, और इसके बाद हमने ब्रैकेट में 1 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करके आंसर निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 45 डिग्रीज थीटा आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज। तो हमारे पास यहाँ पे ये 45 डिग्री आया है थीटा। तो 45 डिग्री किसके अगेंस्ट है? 8 के अगेंस्ट है। तो हमारे पास यहाँ पे भी 8 ही है, यहाँ पे भी जो पी आ रहा है ये भी 8 मीटर है। चूँकि आर क्यू भी 8 मीटर था तो 45 डिग्री निकला, तो पी आर भी अगर 8 मीटर है तो हमारे पास ये और इसकी ऑपोजिट साइड जो है यानी क्यू एंगल वो भी 45 डिग्री की ही निकलेगी, 45 डिग्रीज की ही होगी। तो इस तरीके से हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड कर लेनी है, क्यू एंगल और पी एंगल। अब स्टूडेंट्स हमने जो फाइंड करना है वो है डायमेंशन ऑफ पी क्यू, यानी पी क्यू की डिस्टेंस फाइंड करनी है या मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो आइए इसे हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमें लाइन पी क्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो लाइन पी क्यू को कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल वे में। तो लाइन पी क्यू हमें जो है यहाँ पे इसकी फाइंड करनी है। तो जैसा कि हमारे पास ये पी आर भी गिवन है और क्यू आर भी गिवन है, तो हमारे पास बहुत से तरीके हैं पी क्यू फाइंड करने के। एक तरीका तो पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए से फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो साइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से भी फाइंड कर सकते हैं, कोसाइन थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से भी फाइंड कर सकते हैं। टेंजेंट हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करना। तो कोसाइन और साइन और पाइथागोरस थ्योरम, इन तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, अगर हम चाहें तो साइन थीटा यूज़ करके कैसे पी क्यू लाइन फाइंड कर सकते हैं। सो साइन थीटा जो होता है हमारे पास, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है। तो इसे हम अगर सॉल्व करें कि साइन, अब थीटा जो है हमने 45 डिग्री ले लेना है, 45 डिग्री को हम थीटा ले लेंगे। तो साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड होती है, वो है 8 मीटर। थीटा के यहाँ एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, और वो है 8 मीटर। तो परपेंडिकुलर की जगह पे हमने 8 मीटर लिखना है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस जो है, हाइपोटेनियस जो कि हमने फाइंड करना है ये पी क्यू लाइन है। तो यहाँ पे हमने पी क्यू लाइन लिख लेना है, पी क्यू। अब हम जो है इसे सॉल्व करेंगे और पी क्यू को फाइंड करेंगे। तो पी क्यू को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे पी क्यू चला जाएगा, इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय, तो साइन 45 की वैल्यू जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो साइन 45 जो है हमारे पास इसका आंसर आता है √2 डिवाइडेड बाय 2। सो ये √2 डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, और 8 डिवाइडेड बाय, कर्सर से हम नीचे जाएंगे और जो आंसर हमने निकाला था इसे हमने फाइंड कर लेना है। तो इसका आंसर आता है 8√2। तो हमारे पास पी क्यू डायमेंशन जो है वो 8√2 है। पी क्यू इज इक्वल टू 8√2। इसे हम देखना चाहें अगर डेसिमल में, तो इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा, अगर हम एसटी बटन को प्रेस कर दें तो इसका आंसर है 11.31। तो दिस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 11.31। तो ये हमारे पास पी क्यू का आंसर आ जाएगा, ये है 11.31, या हम इसको 8√2 भी कह सकते हैं। तो ये तो था साइन थीटा का तरीकाकार। अब हम इसे जो है कोसाइन तो कोसाइन थीटा जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसके अकॉर्डिंग भी जो है हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि हमारे पास कोसाइन जो है वो किसके इक्वल होता है, कोसाइन जो है, कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास थीटा अगेन जो है 45 डिग्री है, तो कोसाइन 45 जो है इज इक्वल टू बेस जो है हमारे पास अगेन ये 8 मीटर है, तो हमने 8 लिख लेना है, और हाइपोटेनियस चूँकि हमने फाइंड करना है तो इसकी जगह पे हमने पी क्यू को जो है लिख लेना है, पी क्यू। और कोसाइन 45 जो है इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, कोसाइन 45
तो इसकी वैल्यू होती है √2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे भी √2 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे कोसाइन 45 की जगह पे, और दिस इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय पी क्यू। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास पी क्यू जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा, पी क्यू इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय √2। तो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो इसे हम जो है इनपुट देंगे कैलकुलेटर पे। तो 8 को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं फ्रैक्शन से, और फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में √2 है। तो इसका आंसर भी जो है 8 √2 आ रहा है। तो पी क्यू इज इक्वल टू 8 √2 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 11.31। तो ये दो तरीके हैं, और दोनों तरीकों से जो है हम पी क्यू लाइन यानी हाइपोटेनियस को फाइंड कर सकते हैं। एक तीसरा तरीका भी है, वो है पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए से भी हम पी क्यू लाइन यानी हाइपोटेनियस को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए उस तरीके से भी हम सॉल्व करके इसको देख लेते हैं। तो पैथागोरस जो थ्योरम है इसको यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ। तो ये जो है इसकी इक्वेशन हमारे पास होती है हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है हमने वैल्यूज पुट करनी है और पी क्यू लाइन फाइंड कर लेनी है। चूंकि पी क्यू लाइन जो है वो हाइपोटेनियस है, इसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर हमने लिखना है यहाँ पे, तो हमने यानी पी क्यू का स्क्वायर ले लेना है। तो पी क्यू जो है इसका हम स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू, और परपेंडिकुलर जो है हमारे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस, और बेस भी जो है हमारे पास यहाँ पे 8 है, तो ये हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 स्क्वायर जो है हमारे पास यहाँ पे ये 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 प्लस अगेन 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, और दूसरी जानिब चूँकि स्क्वायर वैल्यू है तो हम दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ हम पी क्यू जो है इसका स्क्वायर हम नहीं लेंगे, बल्कि दूसरी साइड पे हम इसका रूट ले लेंगे। तो हम इसे जो है कैलकुलेट कर लेंगे और पी क्यू लाइन फाइंड कर लेते हैं। तो पी क्यू लाइन इज इक्वल टू, हम यहाँ से स्क्वायर रूट शुरू करेंगे और 64 प्लस 64, तो इसका आंसर आएगा 8 √2। तो ये इसका आंसर है, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 11.31 के। तो ये 3 तरीके हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है हम पी क्यू लाइन फाइंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट के हमारे पास ये 3 या 2 डायमेंशन अगर गिवन हो 3 में से, तो हम किसी भी तरीके से किसी भी मेथड से हम जो है इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 ही है, और क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स को हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमने इसकी ड्राइंग कर लेनी है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और पार्ट 4 में ये हमारे पास इसके पैरामीटर्स हैं। तो पैरामीटर्स कुछ इस तरीके से हैं कि ट्राइंगल एक्स वाई जी, तो एक्स वाई जी ट्राइंगल है, एक वर्टाइस एक्स है, दूसरी वाई और तीसरी जी है। लेकिन ये अपनी मर्जी से आपने एक्स वाई जी नहीं लिखना, जैसे जैसे पैरामीटर्स हैं हमने वैसे ही इसकी इनपुट जो है वो देनी है। तो हमारे पास एंगल एक्स जो है वो 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये कि जहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जो है वर्टाइस कौन सा होगा, एक्स होगा। तो एंगल एक्स जो है यानी एक्स पॉइंट जो है वो 90 डिग्री। अब जो है हमने वाई और जी को जो है इनपुट देना है। तो वाई जी जो है वो 16 मीटर्स है, और एक्स जी जो है वो 8 मीटर्स है। तो यहाँ पे हमें एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो 16 मीटर्स है ये मेजरमेंट बड़ी है 8 मीटर से, यानी कि वाई जी जो मेजरमेंट है दिस इज 16 मीटर और एक्स जी इज़ 8 मीटर। तो हमेशा याद रखें कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस ये हमेशा बिगर होता है बेस से भी और परपेंडिकुलर से भी। हाइपोटेनियस जो है ये हाइपोटेनियस लाइन है हमारे पास, तो ये हमेशा बिगर होती है परपेंडिकुलर से भी और बेस से भी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है
कि आपके पास जो बिगर मेजरमेंट होगी, जो बड़ी वाली मेजरमेंट होगी, उसे हमेशा आपने हाइपोटेनियस को जो है उसको डिपिक्ट करना है। तो हम 16 मीटर जो है हाइपोटेनियस का ले लेते हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस जो है हम 16 मीटर लेंगे, क्योंकि ये बिगर साइड होती है हमेशा। और अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो बिगर एंगल होता है इसके ऑपोजिट में हमेशा बिगर साइड होगी। तो हमारे पास यहाँ पे ये दो एक्यूट एंगल्स हैं जो कि लेस देन 90 डिग्री हैं, एक ये और एक ये दो एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स हमेशा 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो ये दो छोटे एंगल्स हैं और तीसरा एंगल जो है बिगर है। तो हमेशा ये याद रखें कि बिगर एंगल के सामने बिगर साइड होगी और स्मॉलर एंगल के सामने स्मॉलर साइड होगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो अगर ये हमारे पास 16 मीटर्स है, ये डायमेंशन जो है गिवन है हमें क्वेश्चन में ही कि हमारे पास हाइपोटेनियस जो है वो 16 मीटर है। हमने बिगर वैल्यू खाली उठानी है और हाइपोटेनियस के ऊपर डिपिक्ट कर देनी है, और ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। तो अगर हमारे पास हाइपोटेनियस 6 मीटर है तो वो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, वाई जी है। तो हमने यहाँ पे एक वर्टाइस वाई देना है और ये दूसरा वर्टाइस जो है, दूसरा जो एंगल है वो जी देना है, एंगल जी। तो वाई जी लाइन जो है वो 16 मीटर हो जाएगी और लास्ट में एक्स जी जो है वो 8 मीटर है। तो ये हमारे पास एक्स है और ये जी है। यहाँ पे हमने जो है इसको 8 मीटर जो है इसको लेबल कर देना है। तो जब डायग्राम लेबल हो जाएगी फिर हम चलेंगे अपने सॉल्यूशन की तरफ, और जो अनसीन यानी कि जिसको हमने कैलकुलेट करना है तो उसके ऊपर हमने जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा देना है। एक ये है एक्स वाई लाइन की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है, और दूसरा हमने ये दो एक्यूट एंगल जो हैं इसको भी हमें फाइंड करना है। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैंने डायग्राम के ऊपर लेबलिंग कर ली है और हमने बिल्कुल एक्यूरेटली इसकी लेबलिंग करनी है ताकि हमारा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट आए। तो अब जो है हम एक्स वाई लाइन फाइंड करने जा रहे हैं। ये एक्स वाई लाइन को कुछ इस तरीके से हम मैथमेटिकली लिखेंगे। एक्स वाई लाइन या एक्स वाई डायमेंशन इज इक्वल टू, हमारे पास ये जो है एक्स वाई लाइन अननोन है, इसे हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसके भी दो तरीके हैं स्टूडेंट्स। इसे हम जो है कोसाइन और साइन थीटा के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उसकी मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। इनफैक्ट कि अभी टैन थीटा से हम फाइंड नहीं कर सकते, हम सिर्फ साइन थीटा और कोसाइन थीटा का रूल लगाते हुए फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारे पास यहाँ पे वो जो है सॉल्यूशन वो है पैथागोरस के थ्योरम से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं और पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं और उसको फाइंड करते हैं कि एक्स वाई की डायमेंशन क्या है। तो पैथागोरस है हमारे पास। तो पैथागोरस जो है इसकी इक्वेशन है हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो जो वैल्यूज हमें गिवन है हमने अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन में पुट करनी है और हमने एक्स वाई फाइंड कर लेना है। तो एक्स वाई एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये बेस है, हम इसको बेस मानेंगे। और हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो 8 है और हाइपोटेनियस जो है वो 16 है। तो हमने हाइपोटेनियस की जगह पे 16 जो है इसको इनपुट दे देनी है, हाइपोटेनियस यानी 16 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है जो कि है 8 मीटर, तो यहाँ पे हमने 8 स्क्वायर ले लेना है प्लस, और बेस जो है हमें फाइंड करनी है, ये हो जाएगा एक्स वाई होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 स्क्वायर जो है उस तरफ ले जाएंगे, तो 8 का स्क्वायर जो है वो 64 है, 64। और ये नेगेटिव होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। और 16 का स्क्वायर जो है हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 16 का जो स्क्वायर है हम इसको स्क्वायर जो है देके कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो होता है 256। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 256 आएगा और इस इक्वल टू एक्स वाई होल स्क्वायर। फर्दर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 256 माइनस 64 इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 256 ऑलरेडी है, तो इसमें से हमने आंसर में से हमने माइनस करना है 64, तो हमारा आंसर आएगा 192। सो हमने यहाँ पे 192 लिख लेना है और इसका हमने ले लेना है स्क्वायर रूट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर है। तो एक्स वाई का स्क्वायर जो है दूसरी जानिब जाके रूट बनाएगा। तो हमारा इसका जो आंसर है वो होगा, इसे भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो रूट ले लेते हैं हम आंसर का, तो इसका आंसर आएगा 8√3। तो एक्स वाई जो है वो है हमारे पास 8√3। तो ये है हमारा आंसर एक्स वाई की डायमेंशन का। तो ये है 8√3। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, अगर सर्ड्स में नहीं, अगर हम डेसिमल में देखना चाहें तो इसे भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं।
तो दिस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, हमने जस्ट क्या करना है कि एस डी का बटन जो है वो प्रेस करना है। तो एस डी में ये 13.86 आंसर आता है। 13.86, 5 को हम राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये 86 बन जाएगा। तो 13.86 जो है इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर है। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 13.86 लिख लेंगे। तो यहाँ पे भी हमने इसको मेंशन कर देना है 13.86 को। तो ये एक्स वाई की डायमेंशन इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है वाई एंगल। वाई एंगल हमने फाइंड करना है और इसके साथ साथ हमने जी एंगल भी फाइंड कर लेना है। तो अब हम जो है वाई एंगल फाइंड करने जा रहे हैं कि वाई का क्या एंगल है। तो हमारे पास चूँकि ये तीनों डायमेंशंस गिवन है, एक को हमने कैलकुलेट किया और बाकी के 2 क्वेश्चन में गिवन थे, तो लिहाजा हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा के ये वाई थीटा जो है ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी मर्जी के ऊपर है कि हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाते हैं। तो सबसे पहले हम साइन लगा के देख लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो इसे हम यूटिलाइज कर लेते हैं। तो चूंकि थीटा हमने फाइंड करना है तो थीटा ही रहेगा, और हमने लेफ्ट हैंड साइड पे थीटा, और साइन जो है राइट हैंड साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो साइन टू द इन्वर्स, और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइट है, इसका मतलब हमने ये थीटा का ऑपोजिट साइड जो होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये थीटा से जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड होती है ये परपेंडिकुलर कहलाती है। तो वो है हमारे पास 8 मीटर। तो P की जगह पे हमने 8, और हाइपोटेनियस जो है वो हमारे पास 16 है, एज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने लिखना है 16। तो इसे जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो कैलकुलेटर में जिस तरीके से हमने इनपुट देना है वो कुछ इस तरीके से है कि साइन इन्वर्स है ना, तो शिफ्ट प्रेस करने के बाद साइन प्रेस करेंगे तो साइन इन्वर्स आ जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर चूँकि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का बटन जो है वो प्रेस करेंगे, और ऊपर 8 और डिवाइडेड बाय 16। तो इसका आंसर आता है हमारे पास 30। तो थीटा जो है वो 30 डिग्री है। थीटा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे ये थीटा जो है दिस इज़ 30 डिग्री। अब हम जो है tan के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो tan थीटा जो है हमारे पास वो क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो थीटा जो कि हमें फाइंड करना है तो थीटा यही रहेगा, और tan जो है दूसरी तरफ आके tan इन्वर्स बन जाएगा। तो tan टू दी -1 हम यहाँ पे लिखना है, और ब्रैकेट में हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू, यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय, और बेस जो है हमारे पास 8√3 है। यहाँ पे हमने 8√3 को इनपुट दे देनी है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसे हम अब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब जो है हमने, चूंकि ये tan इन्वर्स है, तो शिफ्ट प्रेस करने के बाद tan प्रेस करेंगे, और फ्रैक्शन के लिए हमने फ्रैक्शन का बटन पुट करना है, और न्यूमरेटर में 8 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 8 और √3। इस तरीके से हमने इनपुट देने के बाद इक्वालिटी का साइन ड्रॉ करना है। तो अगेन हमारे पास ये वही आंसर आ रहा है जो साइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्री रेशो यूज़ करने से आई थी। तो 30 डिग्री जो है इसका भी सेम आंसर है। तो थीटा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब पीछे रह जाता है कोसाइन। तो कोसाइन के तरीके से भी हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ये सेम थीटा जो है जो आ रहा है 30 डिग्री, तो इसे भी हम चेक कर लेंगे। तो कोसाइन थीटा जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, कोसाइन थीटा इज़ इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब जो है हमने थीटा लिख लेना है और कोसाइन को दूसरी तरफ ले जाना है, तो कोसाइन इन्वर्स हो जाएगा, कोसाइन टू दी -1, और बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, बेस की वैल्यू जो है हमारे पास है 8√3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8√3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस जो है वो है 16। तो हमने 16 से इसको डिवाइड कर देना है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसे हम जो है कैलकुलेट करके देख लें। चूँकि कोसाइन इन्वर्स है तो शिफ्ट प्रेस करने के बाद कोसाइन प्रेस करेंगे तो कोसाइन इन्वर्स का साइन आ जाएगा, और आगे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का बटन प्रेस करने के बाद हमने न्यूमरेटर में जो लिखनी है वैल्यू वो है 8√3, और डिनोमिनेटर में हम लिख लेंगे 16, और इसका आंसर आएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे कोसाइन के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है उसके तरीके से भी हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, वो है 30 डिग्री। तो ये 3 तरीके हैं जिसकी मदद से हम जो है डिफरेंट जो एंगल्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं, और डायमेंशंस को भी फाइंड किया जा सकता है। अब चूँकि ये 30 डिग्री हमने फाइंड कर लिया है, और दूसरी जो वर्टाइस है, दूसरा एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल जो है 180 डिग्री का होता है, तो आपने जस्ट 180 में से
180 डिग्री में से माइनस कर देने हैं ये दोनों एंगल्स। तो ये हमारे पास 90 और दूसरा हमने जो फाइंड किया है वो है 30 डिग्री। तो 90 + 30 जो भी आंसर आएगा हमने 180 में से माइनस कर देना है, तो हमारे पास जी एंगल जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो इसे भी जो है हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो 180 माइनस 90 माइनस 30, तो हमारे पास नेट रिजल्ट आता है इसका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जो है वो हमारे पास z होगा। तो z इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये सारी डिग्रीज और डायमेंशंस जो है फाइंड कर ली। तो डिफरेंट तरीके हैं और वो सारे तरीके जो है मैंने आपको इसी एक पार्ट में और इसके पिछले पार्ट में मैंने समझा दिए। आई होप कि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। इसी का हम करने जा रहे हैं पार्ट 5। और राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो हमने जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है। और राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन बस एक यही है कि इसका जो है एक वर्टाइस या एक एंगल जो है इसका 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक 90 डिग्री है जो कि इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। तो हमारे पास ये कुछ पैरामीटर्स भी गिवन है पार्ट 5 के। ट्राइंगल LMN, जिसमें LM जो है वो 10 सेंटीमीटर है। LM लाइन जो है वो 10 सेंटीमीटर है और MN लाइन जो है वो 8 सेंटीमीटर है और NL लाइन जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो इसमें पैरामीटर्स जो हैं, अगर आपको लेबलिंग करनी है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो एक बात का ख्याल आपने रखना है, जैसा कि हमने अपनी पिछले पार्ट में भी आपको बताया था कि जो राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी लाइन होती है ना, वो होती है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस जो है ये हमारे पास जो सबसे बड़ी लाइन है ये होती है। तो इसमें अगर आपने पैरामीटर्स में आपको खाली डायमेंशंस गिवन है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना, ये 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास हाइपोटेनियस होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। ये इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो ये हो जाएगी हमारे पास LM लाइन। तो L यहाँ लिखेंगे और M जो है यहाँ पे लिखेंगे। तो बाकी आपने अपनी मर्ज़ी से जो 8 सेंटीमीटर आपने यहाँ पे देना है तो यहाँ पे दे सकते हैं, और अगर यहाँ पे देना है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। बाकी 6 और 8 को इंटरचेंजेबली आप जहाँ पे भी आपकी मर्ज़ी है आप वहाँ पे उसको लेबल कर सकते हैं इसी ट्राइंगल पे। तो सपोज़ कि मैं MN जो है यहाँ पे ये N पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे ये 90 डिग्री है, और LN लाइन जो है वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर इसको मैं 6 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ और MN लाइन को मैं लेबल करूँगा 8 सेंटीमीटर से। तो 8 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास MN लाइन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने जो है इसके अंदर डिपिक्शन करनी है, लेबलिंग करनी है अपनी इस डायग्राम में। तो अब जो है हम अपनी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, क्या सॉल्व करना है। हमारे पास ये 3 डायमेंशंस गिवन है। हाइपोटेनियस 10 सेंटीमीटर है और जो हमारे पास MN लाइन है वो 8 सेंटीमीटर है और LN लाइन जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हमें जो है ये 2 एक्यूट एंगल जो है ये फाइंड करने हैं। एक एक्यूट एंगल हमारे पास यहाँ पे L है जो कि अननोन थीटा है, और दूसरा एक्यूट एंगल हमारे पास M है, इसे हम बाद में जो है फाइंड करेंगे। तो L जो है थीटा वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो अननोन डिग्री जो है इसको फाइंड करने के 2 तरीके हैं, बल्कि यहाँ पे तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, साइन से भी, कोसाइन से भी और टेन थीटा से भी। तो सबसे पहले साइन से सॉल्व करके इसको देख लेते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास ये साइन थीटा आएगा। थीटा को हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू, और साइन जो है राइट हैंड साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो साइन टू द इन्वर्स, और ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे चूंकि हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन है। तो परपेंडिकुलर हमें गिवन है, थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट वाली लाइन जो होती है वो हमारे पास ये लाइन होती है और ये ही परपेंडिकुलर कहलाती है। तो वो उसकी जो डायमेंशन है हमारे पास वो है 8 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर की जगह पे हमने 8 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस की जगह पे हमने, ये हाइपोटेनियस है हमारा 10 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनियस की जगह पे 10 आएगा। और हम इसे जो है अब जो है हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर पे। तो कैलकुलेटर पे इनपुट इस तरीके से देंगे कि हमारे पास यहाँ पे साइन इन्वर्स है, साइन जो है इसका उलट है। तो शिफ्ट प्रेस करने के बाद साइन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वाला साइन आ जाएगा। और फिर चूँकि आगे ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का बटन प्रेस करने के बाद आपने न्यूमरेटर में 8 और डिनोमिनेटर में 10 की वैल्यू जो है वो इनपुट करनी है, और इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो होगा 53.13। तो ये जो थीटा है हमारे पास ये निकला है 53.13 डिग्रीज।
तो ये हमारे पास जो है थीटा निकल के आया 53.13 डिग्रीज। हम इसे यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 53.13 डिग्रीज। अब इसे हम जो है दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशो से भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि है कोसाइन थीटा। तो कोसाइन थीटा की क्या वैल्यू होती है? कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसमें वैल्यूज पुट करके हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू कोसाइन जो है राइट हैंड साइड पे आके इन्वर्स होगा, तो कोसाइन टू दी -1, और ब्रैकेट में हमने जो है वैल्यूज पुट करनी है बेस की और हाइपोटेन्यूज की। तो बेस हमारे पास जो है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो है हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमने 10 इनपुट देना है और इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो चूंकि कोसाइन इन्वर्स है, तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे कोसाइन जो है इन्वर्स है, तो शिफ्ट प्रेस करने के बाद कोसाइन प्रेस करेंगे और फ्रैक्शन का साइन, और फिर उसके बाद 6 डिवाइडेड बाय 10, और ब्रैकेट को हमने यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो हमारा आंसर आएगा 53.13। तो थीटा इज इक्वल टू 53.13 डिग्रीज। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड था, और हम इसे जो है टेन थीटा के ट्रिग्नोमेट्री रेशो से भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसको भी हम जो है चेक करके देख लेते हैं। तो टेन थीटा जो है, टेन थीटा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, इसकी वैल्यू होती है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू टेन जो है यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा, 10 टू दी -1, और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू जो कि है 8, तो 8 डिवाइडेड बाय उसकी बेस जो है वो 6 है, और जो है हम इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो यहाँ पे चूंकि tan इन्वर्स है, तो शिफ्ट प्रेस करने के बाद tan प्रेस करेंगे तो tan इन्वर्स आ जाएगा। फ्रैक्शन प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद न्यूमरेटर में 8 और डिनोमिनेटर में 6 का इनपुट देंगे, तो हमारा आंसर वही आएगा जो पहले आता रहा है, 53.13। तो थीटा इज इक्वल टू 53.13 डिग्रीज। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं जिसकी मदद से हम जो है थीटा फाइंड कर सकते हैं। अब चूँकि हमें एम थीटा फाइंड करना है, तो एम थीटा फाइंड इस तरीके से हम कर सकते हैं कि चूँकि एक ट्राइंगल 180 का है, तो 180 में से माइनस कर देंगे इन दोनों एंगल के सम को। तो दोनों एंगल्स कौन कौन से हैं? एक 90 है और दूसरा जो है 53.1 है, 53.1 है। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 180 माइनस 90 माइनस 53.1, तो हमारा आंसर आता है 36.9। तो एम एंगल जो है, एंगल एम जो है, ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 36.9 डिग्रीज। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमने इसको मेंशन करना है, ये है 36.9 डिग्रीज। तो इस तरीके से इसके जितने भी डायमेंशंस हैं हमने फाइंड कर लिए, और एंगल्स भी जो हैं वो भी हमने फाइंड कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और एक्सरसाइज 6.4 है, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ x इज इक्वल टू r कोसाइन अल्फा साइन बीटा, और y की वैल्यू भी गिवन है, y इज इक्वल टू r कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा, and z is equal to r sin alpha, then find the value of x square plus y square plus z square। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर की। तो हम जो है यहाँ पे एक इक्वेशन बनाएंगे कुछ इस तरीके से कि सिंस x, y और z की वैल्यूज हमारे पास ये गिवन है, तो लिहाजा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, चूँकि इसकी वैल्यूज गिवन है तो हमने इनकी वैल्यूज का स्क्वायर कर लेना है। तो यहाँ पे x की जगह पे हमने इनकी वैल्यू इनपुट देनी है जो कि है r कोसाइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे r कोसाइन अल्फा साइन बीटा। तो इस पूरी वैल्यू का हम होल स्क्वायर कर लें। चूँकि अब यहाँ पे हमारे पास सेंटर में प्लस का साइन है, तो हमने प्लस का साइन ड्रॉ करना है, और y का स्क्वायर यानी कि y की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। तो y की वैल्यू है r कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा। तो यहाँ पे हमने r कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा जो है यहाँ पे हमने मेंशन कर देना है, और इसका हम ले लेंगे होल स्क्वायर। और z की वैल्यू भी गिवन है जो कि है r साइन अल्फा। तो z का स्क्वायर अगर हमें लेना है तो उसकी वैल्यू का हम स्क्वायर करेंगे। तो प्लस का साइन अगेन ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन है सेंटर में,
तो z का स्क्वायर यानी उसकी वैल्यू का स्क्वायर यानी r साइन अल्फा की होल स्क्वायर हम लें। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपनी इक्वेशन जो है फॉर्म कर लेनी है। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये कुछ इक्वेशन टाइप में हमारे पास आया है। तो ये हमारी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसे हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है, जबकि ये सारी की सारी वैल्यू जो है ये राइट हैंड साइड है हमारी इक्वेशन की। तो हमने राइट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड को जो है हम सॉल्व करेंगे और हम इसको लेके आएंगे इक्वल लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम जो है राइट हैंड साइड को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो अब जो है इसी राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगा या नहीं। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हमने स्क्वायर कर देना है, क्योंकि ये होल स्क्वायर के अंदर है। तो लिहाजा हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी आर स्क्वायर और फिर हमारे पास होगा कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा और फिर साइन स्क्वायर बीटा। तो इस तरीके से हमने इसको जो है इंडिविजुअली स्क्वायर में लेके आना है। प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी हमारे पास ये आर स्क्वायर बन जाएगा। फिर जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा और फिर कोसाइन स्क्वायर बीटा। तो इस तरीके से होल स्क्वायर्स को हमने सबसे पहले रिमूव करना है और प्लस का साइन, फिर यहाँ पे भी हमारे पास आर स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमने इंडिविजुअली जो है इनको होल स्क्वायर्स में ले आए। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि इनमें कॉमन्स जो होंगे ना उसे हमें बाहर निकालना है। तो आर स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे, तो ये आर स्क्वायर जो है ये हर जगह पे कॉमन है, सब टर्म सारी टर्म्स में आर स्क्वायर जो है वो कॉमन है। तो आर स्क्वायर को एज अ कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हम बाहर निकालते हैं। तो आर स्क्वायर जो है कॉमन टर्म है, इसे हम बाहर निकालते हैं और फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे और जितने भी अनकॉमन टर्म्स हैं उन सबको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर, चुके हमने एज अ कॉमन हाईएस्ट फैक्टर जो है हमने बाहर निकाला हुआ है। तो जस्ट हमें जो है कोसाइन स्क्वायर और कोसाइन स्क्वायर बीटा को ब्रैकेट के अंदर रखना है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा और कोसाइन स्क्वायर बीटा। फिर प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और फिर हमने जो अनकॉमन है जो कि है साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसे हमने लास्ट में लिखना है। ये हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा है और ब्रैकेट को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। फर्दर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आर स्क्वायर एज इज लिखेंगे, बिल्कुल एज इट इज़, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये जो दो टर्म्स हैं हमारे पास कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा, ये फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा और कोसाइन स्क्वायर बीटा। इन दोनों टर्म्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हमने बाहर निकालना है, यानी जो इनमें कॉमन होगा उसे हम बाहर निकालेंगे। तो इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो है कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो है कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा, यानी कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पे भी है और कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पे भी है। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पे बाहर आएगा। तो कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पे बाहर आएगा और यहाँ से हमने ब्रैकेट शुरू करना है और जो अनकॉमन वैल्यूज़ होंगी हमने ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। तो ये अनकॉमन है साइन स्क्वायर बीटा, तो यहाँ ये जो है ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो साइन स्क्वायर बीटा जो है वो ब्रैकेट में आएगा, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और दूसरी जो अनकॉमन आइटम है वो है कोसाइन स्क्वायर। तो कोसाइन स्क्वायर बीटा को जो है हम ब्रैकेट में रखेंगे और लास्ट में हमारे पास प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा है। तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को एज इट इज़ लिख देंगे और ब्रैकेट यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब फर्दर इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। तो आर स्क्वायर तो एज इट इज़ आएगा, फिर यहाँ से जो है हमने ब्रैकेट शुरू करना है और हमने लिखना है कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ पे आप एक जो है काबिल गौर बात है, तो काबिल गौर बात ये है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास ये एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो बनती है। ट्रिग्नोमेट्री एक इक्वेशन है, एक पोस्टुलेट है। तो वो जो इसका इक्वेशन है इसे मैं यहाँ पे इसी के पैरेलल मेंशन करता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है 1 के। तो ये पोस्टुलेट है इसका। तो हमने जो है साइन स्क्वायर और कोसाइन स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है जो कि है 1। तो हमारे पास इस सब जगह पे क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर ओनली 1 आएगा और फिर लास्ट में हमारे पास प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा है प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब जो है हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे।
तो हमारे पास यहाँ पे ये आर स्क्वायर एज इज कॉपी हो जाएगा, ब्रैकेट शुरू करेंगे और 1 से कोसाइन स्क्वायर मल्टीप्लाई होके कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा रह जाएगा। तो अगेन हमारे पास यही जो है पोस्टुलेट आ रहा है, यही इक्वेशन आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। तो अगेन हमने इसकी जगह पे 1 को जो है रिप्लेस करना है, तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इस की जगह पे हमारे पास आएगा 1, तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी, जो नेट रिज़ल्ट है वो रह जाएगी आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है आर स्क्वायर, वो है राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो राइट हैंड साइड को ही हमने सॉल्व किया है और हमारे पास जो वैल्यू नेट रिजल्ट जो निकल के आया है वो है आर स्क्वायर। तो आंसर कुछ आप इस तरीके से लिखोगे कि देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो है आर स्क्वायर। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर।